हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध शैक्षिक विचार से कि जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर स्वयं बनाते हैं। तो इसी क्वेडिज के साथ हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें होने वाले हैं सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में चर्चा में रहा दिव्यास्त्र एमके फर्स्ट जिसका जोधपुर में सफल परीक्षण किया गया रक्षा क्षेत्र में, ये क्या है? तो यहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। तो पहली बात कि क्या है, दिव्यास्त्र एमके फर्स्ट है, जिसको कहाँ से परीक्षण किया है? जोधपुर में किया गया है। तो ये क्या है? एक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है, एक स्वदेशी टेक्निकल लाइटनिंग मुनिशन सुसाइड ड्रोन, भारतीय नौसेना का नया रडार सिस्टम है, या फिर स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो क्या है? यह है एक स्वदेशी टेक्निकल लाइटनिंग मुनिशन सुसाइड ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं क्या करता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों पर जाकर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड ड्रोन, इसे नाम दिया गया है। तो देखिए ये आप देख सकते हो जैसे कि इंडिया टेस्ट इंडिजिनस लॉइटरिंग, यानी कि आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र एमके फर्स्ट एक स्वदेशी लाइटरिंग मुनिशन है, अर्थात हवा में मंडराने वाला आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये याद रखना है, कहाँ किया है? जोधपुर में सैन्य अधिकारियों के समक्ष किया है। साथ ही कैसा है? ये पूरा मेक इन इंडिया है, अर्थात स्वदेशी है। और इस ड्रोन को लखनऊ बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी होवरिट ने विकसित किया है। कौन सी कंपनी ने विकसित किया है? तो होवरिट के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें 95% स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन रेंज की हम बात करें तो कितने घंटे तक ये उड़ान भर सकता है, मंडरा सकता है हवा में? तो ये है 5 घंटे तक। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और अपने साथ 15 किलोग्राम तक का विस्फोटक ये ले जा सकता है। और इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखें तो यह ड्रोन एआई बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन और स्वार्म तकनीक से लेस है, जिसे क्या करेगा? खुद दुश्मन को पहचान लेगा और झुंड पर हमला भी कर सकता है और स्वयं ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं आत्मघाती ड्रोन, जिसका परीक्षण कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी, कब? कोविड-19 के समय केंद्र सरकार के द्वारा इसको चलाया गया था। इसका विस्तारण कर दिया गया है। तो कब से कब तक इसका विस्तारण किया है? तो पहली बात तो ये कि क्या है, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया था? तो ये किया गया था 1 जून 2020 को किया था। कब किया था? तो कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान इसको किया था। किसके लिए किया गया था? तो ये था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। तो इसको कहाँ तक बढ़ा दिया है? तो इसको बढ़ाकर इसकी अवधि कितनी कर दी है? 31 मार्च 2030 कर दी है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका पूरा नाम देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय हुई थी, और संकट में जो थे, जो कि परेशानी में आ चुके थे, कौन? रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी मदद के लिए था। और इसका नोडल मंत्रालय क्या है? तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका क्या है? नोडल एजेंसी है। योजना का विस्तार 31 मार्च तक इसको कर दिया है। इसका लाभ किसको मिलता है? तो सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले, जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स जो व्यवसाय है, उनको मिलने वाला है। तो पहली किस्त कितनी है, दूसरी कितनी और तीसरी कितनी है? पहली किस्त में 15,000 तक का लोन दिया जाएगा। पहले इसकी राशि कितनी थी? 10,000 थी, जिसे बढ़ा के 15,000 कर दिया। दूसरी किस्त 25,000 की, और तीसरी किस्त इसकी कितनी है? 50,000 तक का इसमें लोन दिया जाएगा। लाभार्थी को कितना लाभ दिया जा चुका है? तो ये याद रखना है आंकड़ा, 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका सीधा लाभ मिल चुका है। और कुल लोन वितरण तो देश भर में 1.12 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें 17,800 करोड़ से ज़्यादा की राशि बांटी जा चुकी है। महिला सशक्तिकरण को इसमें बढ़ावा मिला है। तो महिला उद्यमी की संख्या कितनी है? तो लगभग कितनी है? 46% इसमें है।
नेक्स्ट डिजिटल लेन देन है पूरा, तो 55 लाख से अधिक वेंडर्स डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 841 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन भी किए हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तिथि को कब तक बढ़ा दिया है, कार्यावधि को, तो कब तक, 2030 तक बढ़ाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे सर्वसम्मति से द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं ICMI, के जयपुर चैप्टर का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो किसको किया है, CMA दीप्तांशु पारिक को किया है। किसके अंतर्गत, ICMI। क्या है ये, तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है कि इसे संसद का एक अधिनियम है, कौन सा, 1959, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कि द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेड एक्ट 1959 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। क्या है इसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत कंपनी की लागत को नियंत्रित किया जाएगा, संसाधनों का सही उपयोग किया जाएगा, साथ ही वित्तीय प्रबंधन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। किसके अंतर्गत, ICMI। इसके CMA कौन है, दीप्तांशु पारिक को बनाया गया है। एक और बात याद रखनी है कि ICMI वर्ल्ड का हम देखें यानी कि दुनिया में, तो दुनिया का कौन सा है, ये सेकंड है, और अपने एशिया का पहला ICMI ये है। तो किसको किया है, CMA दीप्तांशु पारिक को किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया समाधान दीदी चैटबॉट किस सरकारी व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने से संबंधित है। तो किसके लिए है, क्या किसानों को फसल बीमा वितरण से रिलेटेड है, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, महिलाओं के लिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा देने वाला है, या भारतीय रेलवे के टिकट रिफंड जो है, तो इसका संबंध किससे है, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण से है। इसे क्या किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से शिकायतों का निवारण किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। तो इसमें और एक और बात की क्या है, सभी भाषाओं में अवेलेबल है। कितनी भाषाओं को संवैधानिक भाषाओं का दर्जा दिया है, तो 22 भाषाओं को दिया है, तो 22 भाषाओं में सपोर्ट करता है, सभी में अवेलेबल है। कौन क्या करता है, ये सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करता है। समाधान दीदी नाम से है, भारत का पहला AI वॉइस चैटबॉट है जिसमें बोलकर हम अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। किसने बनाया है, तो DARPG ने, जो भाषिणी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर, बस आपको ये याद रखना है किसके साथ मिलकर, भाषिणी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बनाया है। और मातृभाषा में बोलकर हम अपनी शिकायतें इसमें दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों का जल्दी ही निपटारा निवारण इसमें हो जाएगा। तो किसके लिए है, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रश्न नंबर 5 है कि जून 2026 में भारत चौथी बार 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी करने जा रहा है। कितनी बार, चौथी बार, यानी कि पहले 3 बार कर चुका है, चौथी बार फिर से करने वाला है। तो कहाँ पे होने वाला है, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में होने वाला है। तो 13वां ब्रिक्स शहरीकरण कौन से नंबर का है, तो 13वां है। कब से कब तक है, कितने दिवसीय है, तो 11 और 12 जून को होगा। कितना दिवसीय है, केवल 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ब्रिक्स कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में होगा। और मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। कौन सी बार करने वाला है, तो चौथी बार मेजबानी कर चुका है, करेगा। 3 बार पहले कर चुका है, तो कब 2013, 16 और 2021 में इसने मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्या है, मुख्य विषय क्या होने वाला है, तो याद रखना है सिटीज फॉर पीपल, यानी कि जनता के लिए शहर, इसका प्रमुख थीम है इसकी। ब्रिक्स को कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स, और जनता के लिए शहर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध किससे, आप फोटो में देख सकते हो, ये है प्रसिद्ध दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर, जिनका अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो क्या है ये है पार्श्व गायन, प्लेबैक सिंगिंग है ये। इन्होंने पहला गीत जो इनका था, हिंदी का पहला गीत क्या था, कोई पुकारे धीरे से तुझे। कौन सी फिल्म में इन्होंने डेब्यू किया था, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी मंगू फिल्म से,
और कौन से वर्ष में? 1954 1954 में की थी। इनका पहला मराठी गाना कौन सा लॉन्च हुआ था? तो फिल्म थी सुक्रांची चांदनी में इन्होंने गाया था, कब? 1953 में। तो ये क्या है? पार्श्व गायन है। नेक्स्ट जो अभी अपने कंपटीशन जो गेम्स का आयोजन हो रहा था, तो कहाँ पे? हांगकांग में। कौन सी? 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 स्वर्ण सहित, अपने भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये कि भारत ने 10 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीतकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला क्वेश्चन है, गोल्ड कितने जीते हैं? तो कितने जीते हैं? स्वर्ण इन्होंने जीते हैं 10। रजत पदक कितने जीते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। रजत पदक कितने जीते हैं? 5। और कांस्य पदक कितने जीते हैं? तो कांस्य पदक कितने जीते हैं? 4। और पूछा जाए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कितने पदक जीते हैं? 19 पदक। और तालिका में कौन से स्थान पर भारत रहा है? तो रहा है दूसरे स्थान पर। तो कितने जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। प्रथम पर जैसे कि आप सारणी में देख सकते हो, फर्स्ट पे रहा है चाइना, जिसने टोटल 25 पदक जीते हैं। और स्वर्ण कितने जीते हैं? तो 14 स्वर्ण जीते हैं और पहले नंबर पर रहा है। दूसरे पे अपना भारत है। और तीसरे पे कौन रहा है? जापान, जिसने 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे रहा है। तो भारत का स्थान पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। स्वर्ण 10 है, रजत 5 और कांस्य 4 है। इसके साथ ये भी देख लीजिए कि गुरविंदर सिंह बने भारत के सबसे तेज धावक, जिन्होंने 10.09 सेकंड में 100 मीटर दूरी को पूरा कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में 8000 अंकों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। कौन? तेजस्विन शंकर। एक है विशाल टीके, जो 44.98 सेकंड के साथ 400 मीटर की रनिंग में इन्होंने नया कीर्तिमान रचा है। तो यह है अपना अंतिम प्रश्न है कि भारत और ओमान के बीच 1 जून 2026 से लागू हुआ मुक्त व्यापार समझौता, जिसे बोलते हैं CEPA, पिछले कुछ वर्षों में भारत का कौन सा बड़ा व्यापारिक समझौता है? तो भारत का कौन सा समझौता है? यह है 5वां। कौन सा समझौता है? 5वां समझौता है, जो किस किस के मध्य हुआ है? भारत और ओमान के बीच। कब से लागू होने वाला है? तो 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। तो देखिए समझौता कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे बोलते हैं CEPA, लागू हुआ कब से? 1 जून 2026 से। कौन सा FTA है? तो 5वां मुक्त व्यापार समझौता है। कर पहुंच मुक्त होगी। ओमान भारतीय निर्यात के कितने प्रतिशत हिस्से को? तो 99% हिस्से को इन्होंने कर मुक्त रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि निर्यात के 99% हिस्से को इन्होंने मुक्त कर दिया है, कर से फ्री है। और फायदा पाने वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो कपड़ा, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा इससे लाभ होने वाला है। तो ये आज के थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी क्लास के क्वेश्चंस। आप सभी हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, साथ ही हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।